नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं आपको तीन व्यक्ति एक प्रतिभा अनेक, और वो अनेक प्रतिभाओं में एक कहते हैं मॉडलिंग, एक्टिंग और सिंगिंग, ये तीनों ही प्रतिभाओं से, गुणों से सजे हुए एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं। मुंबई की धरती से हमारे बीच में आए हैं। नाम है मनोज जायसवाल जी, जिनको आपने कुछ सीरियलों में भी और मॉडलिंग की दुनिया में उनका बड़ा नाम है, और सिंगिंग की दुनिया में उन्होंने कदम भी रखा है। तो आइए मिलाता हूं आपको मनोज जायसवाल जी से। मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। मनोज भैया, आपका पहले तो हम ये जाने कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको। पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने जितना सोचा था हाँ हाँ उससे बहुत ज़्यादा हाँ। जो एक्सपीरियंस मैंने जो फील किया है यहाँ पे, हम्म मैं बहुत ही शांत हूँ 2 दिनों से। हम्म बॉम्बे में लाइफ बहुत हेक्टिक होता है हम्म और थोड़ा आप टेंस रहते हो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो शूट है, यहाँ ये मिला, वो नहीं मिला, यहाँ बातचीत चल रही है, यहाँ पैसे की प्रॉब्लम है, वहाँ रेम्यूनरेशन की नेगोशिएशंस ठीक से नहीं हो रही है, बहुत सारे टेंशन है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बहुत सारे सेशंस अटेंड किया हूँ मैं, और आई एम रियली रिलीव्ड। बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ मैं। कल चंद्रा दीदी का चंद्रिका दीदी, हाँ, चंद्रिका दीदी का अटेंड किया मैंने, हाफ एन आवर। इट वाज अमेजिंग, सुपर। काफ़ी पैसिफाई किया उनकी बातों को सुनकर मुझे। मैं खुद को काफ़ी पैसिफाइड फील कर रहा हूँ मैं। और आज सूर्या भाई, आप लोग शायद सूर्या भाई बोलते हैं। हाँ, सूरज भाई, सूर्या भाई, हाँ। उनका अटेंड किया मैं। और सुबह में अपना वो जो कौन सी जगह है जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया था, पांडव भवन भी गया था सुबह में। और वो सी द लक, अच्छा, पांडव भवन जाने का लक देखिए वहाँ पे। इट वाज सो फॉगी, और फॉग के बीच में ही हम आपस में मिल रहे हैं, जा रहे हैं, और इतना खूबसूरत मतलब फीलिंग्स थी कि मत पूछिए। तो बहुत ही मैम, आई एम सो थैंकफुल। पहली बार आना हुआ है यहाँ? पहली बार आना हुआ है यहाँ पे। मन तो कर रहा है आते ही रहना, बार बार आना है। जी जी जी, और थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ पे कांटेक्ट किया गया, दिनेश जी हैं, दिनेश शर्मा जी। उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे कि सर मैंने आप मेरे फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में हैं, सो मैं आपको शॉर्टलिस्ट किया हूँ। एवरी ईयर हम लोग कुछ एनुअल कुछ गेट टुगेदर करते हैं यहाँ पे माउंट आबू में। तो हम लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं। वी कॉल अराउंड 225 और 200 और 200 प्लस गेस्ट लोगों को। सो इस बार अगर आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरू में तो आई वॉज फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा हेजिटेंट था कि कभी मैं एक बार बहुत पहले ब्रह्मा कुमारी के क्लास में गया था मैं, तो अच्छा लगा, लेकिन couldn't कंटिन्यू बिकॉज कुछ अब वर्क हैसल्स की वजह से। लेकिन फिर उनके फोन्स एक दो बार और आए, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। फिर एक दो बार और उनके फोन आए। मैं बोले नहीं, मुझे लगता है वहाँ जाना पड़ेगा, ये बुलावा है बाबा का। सही बात है, ब्रह्मा बाबा का बुलावा है, जाना पड़ेगा। फाइनली आज हमारे बीच हैं। जी जी, फाइनली अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी सी बचपन की बातें, थोड़ा फ्लैशबैक में चलें। जी जी बिल्कुल। आपके बारे में हमने बहुत सुना है, मॉडलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है आपका, और निश्चित रूप से दिख भी रहा है, और एक्टिंग। तो थोड़ा सा लाइन से बात करते हैं, बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता? बचपन, आई एम बॉर्न इन रांची, झारखंड। अच्छा। और स्कूलिंग भी मेरी वहीं हुई। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रांची इटसेल्फ, देन आई केम टू मुंबई। और बचपन में कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। अच्छा। स्कूल दिनों में भी, कॉलेज दिनों में भी दोस्त यार बस ऐसे चढ़ाते थे, अरे यार तुम इतने अच्छे लगते हो, तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए, मॉडलिंग करना चाहिए। तो मॉडलिंग करने की इच्छा तो थी ही पहले से ही। अच्छा। लेकिन उन लोगों ने और ज़्यादा पंप किया मुझे, कर दिया। दोस्तों ने पंप किया, और आई टुक द चैलेंज।
हिंदी मीडियम से मैंने ग्रेजुएशन किया। देन आई केम टू मुंबई। वन फाइन डे आई जस्ट लैंडेड। अच्छा। यहाँ आया, आने के बाद पेइंग गेस्ट के रूप में रहा। लेकिन आने से पहले मैंने एक अच्छी चीज़ की थी, थोड़ी रिसर्च कर ली थी मैंने कि अगर मुंबई में जाता हूँ तो हु डू आई मीट। मुझे एक अच्छा फोलियो चाहिए होगा, बड़े फोटोग्राफर से मिलना पड़ेगा। तो एक दो नाम मैंने मेरे ध्यान में था। अच्छा। एंड वन नेम वाज अतुल कसबेकर। आपने अतुल कसबेकर का नाम सुना होगा। वो शायद इंडिया के नंबर 1 फोटोग्राफर, स्टिल फोटोग्राफर है, जो बहुत सारे कैलेंडर्स भी शूट करते हैं। विजय मलिया के कैलेंडर में काफ़ी फेमस है वो, है ना। उससे काफ़ी जाने जाते हैं वो। बराबर। अब उनको ढूंढा कैसे जाए। मुझे पता चला कि वो इरोस के 3rd बिल्डिंग पीछे, अच्छा, 3री बिल्डिंग में रहते हैं। हिंदी मीडियम का लड़का यहाँ पे आके हिंदी बोलने वाला, जाऊंगा तो जरूर मिलने के लिए। आई टुक द चैलेंज और सीधा मैं चर्च गेट चला गया। और चर्च गेट में जो थिएटर है, थिएटर का जो वहाँ पे जो लोग थे, थिएटर के लोग थे वहाँ पे बाहर में, मैं भी शायद गेट मैन होगा। मैंने पूछा इधर अतुल कसबेकर कहाँ रहते हैं? बोले सर 3री बिल्डिंग 3rd फ्लोर। अच्छा, बढ़िया है। और वहाँ चला गया एंड नॉक द डोर। सी द लक। अच्छा, इसको बोलते हैं लक। शायद ये मैंने चैलेंज लिया था, ये मैंने हिम्मत की कि मुझे उनसे मिलना है, हाँ, बिना किसी प्रायर अपॉइंटमेंट के या चाहे किसी अप्रोच के। आई नॉक द डोर, सी द लक, ही ओनली ओपन द डोर। अच्छा, ऊपर से नीचे मुझे देखा, यस, इंग्लिश तो आती नहीं थी, थोड़ी टूटी फूटी आती थी। लेकिन ग्रेजुएशन के समय में मैंने इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन बोल नहीं पाती, स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं थी। फिर भी मैंने उनको देखा, बोला कि उसके पहले तो अतुल को कभी देखा भी नहीं था। मैंने कहा कि आई वांट टू मीट अतुल कसबेकर। अच्छा, बिल्कुल बिहारी टोन में। He looked at me, नीचे से ऊपर देखा, yes, I'm अतुल, tell me। मैं तो खुश हो गया, भाई अतुल ही सामने है। I want you to do my portfolio। वो समझ रहा है आपके भाव। हाँ, वो तो बहुत ही खुश हुआ। He just looked at me, smiled, come in, took me inside। अंदर ले जाके बोला आई रियली लाइक यू बॉस। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, यू रियली नाइस। आई डू योर फोलियो, आई डोंट डू एवरीबॉडीज फोलियो, बट आई डू योर्स, दैट्स फॉर श्योर। अब पैसे की भी समस्या थी। अतुल कसबेकर टॉप नॉच फोटोग्राफर, जो शायद लाखों में लेते हैं, 1-2 लाख तो कम से कम पोर्टफोलियो के लेते हैं। मैं बोला बट अतुल, आई डोंट हैव सो मच ऑफ मनी, आई कैन नॉट पे यू। Don't worry about that, I'll do your folio। That's it। ठीक है। Then he did my folio। He did my folio and started circulating my pictures all over। जितने टॉप एजेंसीज हैं, लिंटा, स्ट्रिकाई, ग्रे, SDA, ONM, जितनी टॉप एजेंसी हैं, सब लोगों को मैंने सर्कुलेट करना शुरू किया। अतुल गेव मी सच अ वंडरफुल फोलियो, इतना बढ़िया फोलियो उन्होंने बना के दिया मुझे। और विद इन अ वीक्स टाइम, सर मैं आपको बोलूँ क्या, मैं विद इन अ वीक्स टाइम आई स्टार्ट गेटिंग कॉल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एजेंसीज। आई वाज फ्लडेड विद द वर्क, एकदम काम अचानक आने शुरू हो गए। और फिर अतुल ने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखा दी थी कि ऐसे करना, ऐसे करना। अच्छा हाँ, वो पैसे वाली बात तो मैंने बताया नहीं उनको। मैं बोला सर मैं तो अतुल ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा मैं। पर ठीक है जो भी है। तो टोटल मैंने उनको 6,000 रुपये दिए थे, वो भी नॉट इन वन गो, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में। अच्छा। 1500, 1000, 2000 ऐसे करके दिया मैंने उनको। बट थैंक यू सो मच टू अतुल, स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने बहुत हेल्प किया था। ही डिड माई फोलियो एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू मॉडलिंग। और उसके बाद सर आई नेवर लुक बैक, आई डिड मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स, टॉप कैंपेन्स लाइक एलन सॉली, एरो शर्ट, Siaram's J Hampstead, Charminar Special Filter, Jet Airways, Philips Powerhouse, and all the bankings, Standard Chartered, HSBC, इंटरनेशनल ब्रांड भी किया, एक
इंटरनेशनल वर्जन ऑफ इंडिया टुडे के लिए, इंटरनेशनल वर्जन ऑफ इंडिया टुडे के लिए उनको मॉडल चाहिए था, जो वहीं पे वो मैगजीन छपता है, तो उसके लिए भी मैंने मॉडलिंग की। तो दैट्स हाउ यू नो मैंने कम से कम 60-70 टॉप कैंपेन्स वही तो बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जितनी है वो तो तुरंत फुलफिल हो गई। फुलफिल हो गई। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मुंबई में जाना और रहने का, खाने पीने का, फिर ये सब चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। फिर जर्नी आगे बढ़ी। फिर ये मॉडलिंग करते करते फिर ये एक्टिंग में कैसे पहुँचे, कब पहुँचे? हाँ, उसके बाद लाइफ टुक अ टर्न, थोड़ा सा यू टर्न हल्का सा लिया। अच्छा। आई मेड विद एन एक्सीडेंट और मैं बीमार भी बहुत पड़ा। करीब 2-3 साल मेरे बहुत ख़राब रहे। तो उन दिनों हेल्थ भी ख़राब हुआ, बिकॉज मॉडलिंग में क्या है, यू हैव टू बी वेरी फिट। और लोग आज 6 पैक्स बनाते हैं, मैं उस समय 6 पैक्स बना चुका हूँ। अच्छा। और इतना ही नहीं, मैं बुलवर्कर की भी मॉडलिंग कर चुका हूँ। मैं बुलवर्कर, आप जानते हो कितने वो चिजल्ड फेस और उनकी बॉडी कितनी, मतलब बिल्कुल लगता है बिल्कुल स्कल्पटर जैसी बॉडी होती है उनकी। तो वो सब वैसी बॉडी बना चुका था। लेकिन फिटनेस के लिए फिर डेली जिम और एक्सरसाइज ये सब करना होता था उस समय? हाँ, करना होता था। आई यूज्ड टू गो टू द जिम। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको सर। सॉरी, आपका नाम और फर्स्ट नेम? भानु भाई। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं। जब मैं फोलियो कर रहा था अतुल के साथ में, तो अतुल लुक्ड एट माई बॉडी, बोलो यू गॉट 6 पैक्स, हाउ कम? बोले शो व्हाट डू यू डू फॉर योर स्टमक? बोले आई डू सिंपल क्रंचेस। बोलो बताओ मुझे कैसे तुम मैं तो मेरे 6 पैक्स आते नहीं यार, तुम्हारे कैसे आए हुए हैं? दिन मैंने उनको कुछ बताया, वो देसी जो मैं रांची से सीख के आया था देसी एक्सरसाइज टमी के लिए क्या क्या होता है, तो मैंने उनको बताया। हाँ, और वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। और उसके बाद वो करते थे। वो क्या बताया जरा सीक्रेट करके बताओ। नहीं, ऐसे भी थोड़ा सा नहीं, मोस्टली मैं करके बताने से समझ में आता है। नहीं ऐसा नहीं है। मोस्टली मैं हाफ क्रंचेस करता था ज़्यादा। लोग क्या तो फुल क्रंच करते हैं, ऐसे पैर स्ट्रेट करके और फुल ऐसे करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हाफ क्रंचेस करता था, फोल्ड करके। और किसी को या तो पैरों में वेट्स रख लिया, या तो फिर आस्क समवन टू स्टैंड ऑन योर फीट, ओके, लाइक ऐसे। और उसके बाद हाफ क्रंचेस करता था। हाफ क्रंचेस करने से आपके यहाँ के जो है ना पैक्स वो ज़्यादा निकलेंगे। हाँ, और मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा टमी में, तो लोअर एप्स के लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे। तो अपर एप्स फट कैप्स, मतलब कट्स मिल गए मुझे। जाते हैं। चलिए, तो इससे फायदा हुआ ना हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा। फ्री काउंसलिंग अभी नहीं है वो अभी वो पैक्स जा चुके हैं। बराबर है, उसके बाद तो फिर मेंटेन भी करनी पड़ती है ना। जी। तो उसके बाद टुक लिटिल यू टर्न लेने के बाद 2-3 साल मॉडलिंग खत्म। और उस समय बहुत सारे पैसे मैंने सोचा अभी क्या करूं, मॉडलिंग नहीं करना है और एक्टिंग तो आती नहीं थी। गुड लुकिंग हूँ, मॉडल हूँ, अच्छी बॉडी है, उस हिसाब से तो कर लिया। उसको एक्टिंग की दुनिया में जाने के लिए मॉडल जो है उनको थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं जल्दी, ऐसा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, जल्दी नहीं करते। वो सोचते हैं ना कि तो मॉडल है, ये क्या एक्टिंग करेगा। और लेकिन आज की लुकिंग हिसाब से कहीं आ जाओ, उसके हिसाब से हाँ वो सिर्फ मॉडलिंग के लिए ही फायदा होता है। बाद में लोग, हालांकि अब तो बहुत सारे मॉडल्स बहुत अच्छे एक्टर भी बन गए हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यही इंडस्ट्री में लोग समझते हैं कि मॉडल्स कांट एक्ट, ऐसा। तो ये तो बात थी वहाँ पे उस समय। तो वो तो खैर अलग बात है। तो अभी 2 साल 3 साल का गैप हो गया है, क्या करूँ। तो इतने पैसे हैं, तो पैसे तो हैं, लेकिन उसको रोलिंग तो चाहिए। तो मैंने रोलिंग के लिए शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे लगा दिए। तो शुरू में तो पैसे आने लग गए। लालच देखिए, मैं इस इंटरव्यू के थ्रू लोगों को बता रहा हूँ मैं कि भाई लालच कभी नहीं करना। सही बात। और अगर आप इफ़ यू आर इनटू शेयर मार्केट, कभी डोंट ट्रेड ऑन फ्यूचर्स। मैं फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था मैं। और उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ, इतना हार्ड अर्न मनी चला गया मेरा। काफी पैसे चले, लाखों रुपए मेरे चले गए।
क्या करें, एज उसके बाद लक है ये। देन बोला अब तो एक्टिंग करनी पड़ेगी भाई, और बॉडी भी उतनी अच्छी है नहीं, तो खैर ठीक है, फिर भी कुछ कुछ थोड़ी बहुत मॉडलिंग मुझे मिल रही थी, तो फिर एक्टिंग करना शुरू किया। तो एक्टिंग में भी आप अचानक एक्टर बनते हो तो छोटे छोटे रोल ऑफर आते हैं, 2 दिन का काम, 3 दिन का काम, ऐसे ऐसे काम का। तो मैंने बोला चलो अभी कुछ तो करना पड़ेगा, करो। इतना बड़ा मॉडल रहने के बाद में, इतने बड़े बड़े कैंपेन्स करने के बाद में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मतलब पूरी दुनिया में जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं मेरे, पोस्टर्स लगे हुए हैं शूटिंग शर्टिंग के और सिगरेट कैंपेन्स के, उसके बाद अभी ये इस मुकाम पे पहुंच गया मैं। हमने चलो करते हैं। तो फॉर अ ईयर और सो मैंने एक्टिंग की, छोटे छोटे रोल किए, 2 दिन 3 दिन का, कहीं वकील बना दिया, कहीं डॉक्टर बना दिया, कहीं मैनेजर बना दिया। देन वन फाइन डे आई थॉट कि यार ऐसे नहीं चलेगा, आई हैव टू टेक माई स्टैंड, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोटे छोटे काम जो कर रहा हूँ मैं, दैट्स नॉट गुड, छोड़ना पड़ेगा। स्टार्टेड सेइंग नो टू द वर्क। काम तो बहुत आ रहे थे, तो लेकिन मैं ना बोलना शुरू किया। तो एक नाम ज़रूर लूँगा मैं, अमानो नाम है उस कास्टिंग डायरेक्टर का। आई एम सो मच थैंकफुल टू दिस गाय कि वो एक शो कर रहे थे, तो विदाई, हाँ विदाई, तो उन्होंने मुझे बोला मनोज यार एक रोल है, सो करोगे, 4-5 दिन का काम है। बोला अमानो भाई प्लीज़ यार, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब नो मोर स्मॉल वर्क, बिल्कुल नहीं करना है, सो प्लीज़ मुझे कोई बड़ा कैरेक्टर है तो ही मुझे बुलाएं आप। बोले ऐसा क्या? बोले ऐसा। I waited for some time. और अमानो इज सच अ नाइस जेंटलमैन, सच अ नाइस लवली पर्सन। कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि ये 6 मंथ्स का ट्रैक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो करोगे ना? मैं बिल्कुल करूँगा। देन ही कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन लिया, ही सेंड द ऑडिशन टू द चैनल पीपल, चैनल उसी दिन अप्रूव करके आई वॉज फाइनलाइज्ड। वाह वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता काफ़ी फेमस सीरियल है, बहुत फेमस सीरियल है। और वो ये रिश्ता क्या कहलाता मैंने बहुत सालों तक किया, और वो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था सर, वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता चला गया, 6 मंथ से 1 साल हुआ, और 1 साल हो गया, और करीब 3-4 साल मैंने किया वो सीरियल। क्या रोल उसमें रहता था आपका? उसमें आई प्लेड देवरा साहब। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। अच्छा, एक नई फैमिली का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उसमें आई वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, देवरा साहब। अच्छा है वो, अच्छा कैरेक्टर था। देखा हुआ लग रहा है, अभी थोड़ा क्लिक हुआ। आज भी आपको मैं बोलूँगा सर, मुझे बहुत सारे लोग, आप देवरा साहब बने थे ना उसमें, ये रिश्ता क्या कहलाता में, समय हो गया, काफ़ी समय हो गया है ना, फिर भी अभी तो रीटेलीकास्ट भी हुआ है। हाँ, रीटेलीकास्ट होता रहता है वो, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता इज वन शो। उसमें टाइटल सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, अच्छे टाइटल सॉन्ग भी उसमें हाँ, है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस शब्द के साथ हाँ कुछ हाँ है। हाँ, टाइटल सॉन्ग भी पॉपुलर ही हो गया था। तो उसके बाद मेरी एक्टिंग की गाड़ी चल निकली। वाह वाह। उसके बाद जो भी काम किया, मिनिमम 6 मंथ, साल, 2 साल, 3-3 साल तक कैरेक्टर्स बहुत मिले मुझे, बहुत सारे सीरियल की। टीवी इंडस्ट्रीज में सीरियल की बात करें तो अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बाद 2-4 दिन का आप नाम लेना चाहें जिसमें आपने अभिनय किया। और दूसरी सीरियल में पोरस है एक, राधा कृष्णा, देन 26/11 देयर आई प्लेड अ कॉप। अच्छा, हाँ, 15-20 सीरियलें की मैंने डेली सोप, और काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में किया। हनुमान, विघ्नहर्ता गणेश, तो इस तरह बहुत सीरियलें सब मेरे कैरेक्टर्स 2-2 साल 3-3 साल चले। और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, शुक्राचार्य का कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, हनुमान में और विघ्नहर्ता गणेश में लगातार 5 साल मैंने प्ले किया सोनी चैनल के लिए और ये कॉन्टिलो प्रोडक्शन हाउस के लिए। मनोज जी, आप इंडस्ट्रीज में बहुत से उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं सभी की लाइफ में। अभी हमारे बहुत से युवा साथी हैं जो देख रहे हैं, चाहते हैं इंडस्ट्रीज में आए और कुछ करें। हाँ। प्रोसीजर क्या होता है वहाँ पहुँचने का या कुछ करने का, अगर टैलेंट है? आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, फेसबुक के थ्रू मुझे बहुत सारे लड़के लड़कियां कांटेक्ट करते हैं। पहले तो दोस्ती करेंगे,
कि सर ऐसा ऐसा मैं ये हूँ, वहाँ से हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, और हम लोग बॉम्बे आना चाहते हैं और इंडस्ट्री में ये करना चाहते हैं। सो मैक्सिमम मैं काफ़ी लोगों को क्लैरिटी के साथ बताता हूँ बात कि ऐसी सी स्थिति है यहाँ पे, आप ऐसे ही सीधा मत चल जाओ, तैयारी करके आओ, अच्छी तैयारी करके आओ और डेडिकेटेड होके आओ, और आओ तो ज़्यादा समय मत दो, 2 साल का लेके आओ। अगर आपके लाइफ में जो होना है तो 2 साल 3 साल में हो जाएगा। डोंट स्पॉइल योर होल लाइफ। लोग क्या करते हैं सब, आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, टैलेंट हो नहीं हो वो तो दूसरी बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो वो बात एक बताना भूल गया, मैं जब मॉडलिंग मैंने शुरू किया था यहाँ पे, तो जिस जिम में जाता था, बॉम्बे के जिम में, तो बॉम्बे के लोकल लड़के लंबे चौड़े हैंडसम लड़के थे, और वो लोग जलते थे, वो सोचते थे कि ये बाहर से आकर के इतनी मॉडलिंग कर रहा है और हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा। तो उनके साथ तो प्रॉब्लम ये था कि वो लोग बहुत प्रोफेशनली उसको हैंडल नहीं कर रहे थे, और मैं क्यों बताऊं क्या। तो अच्छा फोलियो करना, अच्छे लोगों से मिलना, अपनी बॉडी का साइज बिल्कुल हंक जैसा कर लेना से ही काम नहीं मिलता। एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, लीन बॉडी होनी चाहिए, अच्छी मस्कुलर होनी चाहिए, लेकिन लीन बॉडी होनी चाहिए। बहुत हंक होने से तो बिल्कुल आप पहलवान दिखोगे, तो ऐसे नहीं होता। तो मैं उन बच्चों को यही बोलता हूँ मैं कि आओ तो ज़्यादा समय लेके नहीं आना, और घर के परमिशन से आना, जस्ट भाग के, डोंट जस्ट रन अवे, है ना। और हो सकता है आप में से कुछ अच्छे स्टूडेंट होंगे, अच्छा करियर है आप लोगों का, है ना, तो अपना करियर खराब मत करो, आपको चांस लेना है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA वगैरह किया हुआ है, कुछ लोग तो जॉब कर रहे हैं, कुछ लड़कियां अच्छे प्रोफेशन में हैं, वो आना चाहते हैं। मतलब आओ, लेकिन समय निकाल के आओ, और 2 से 3 साल मैक्सिमम उस समय में, उस 2-3 साल में आपका काम बना, वेल एंड गुड, गो बैक टू योर करियर, रीस्टार्ट, वहां से स्टार्ट करो। आप आके 10 साल 12 साल निकाल दोगे, उसके बाद ना आप काम करने लायक रहोगे, ना आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका 10-12 साल निकल चुका होगा। मैंने सुना है कि आप सिंगिंग की दुनिया में भी कदम रखा है। जी, ये नया एडवेंचर है मेरे लिए। एडवेंचर है ये नया तो एडवेंचर कुछ गुनगुनाहट तो बनती है। अच्छा, ओके। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। वाह, क्या बात है, ये ना सुरीली आवाज है। अरे थैंक यू। मैंने काफ़ी क्लासिकल सीखा है। हाँ, वो लग रहा है आपकी आवाज से, लग भी रहा मैं है। सर सिंगिंग का ऐसा दीवाना था। आई विल टेल यू वन थिंग, आई विल मेक डिस्क्लोजर यहाँ पे ये है कि मैं मुंबई मॉडल और सिंगर बनना चाहता के लिए आया था। एक्टिंग तो बाय डिफॉल्ट शुरू हो गया है ना, लेकिन मॉडल और सिंगिंग के लिए। तो मैं जब रांची में था, व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 7, उस समय मैंने हारमोनियम खरीदा था। मम्मी ने मुझे 600 रुपये दिए थे। अच्छा, कि लो बेटा, तुम्हें इतना शौक है, और पापा कहते थे तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम अच्छा गाते हो, तो रेडियो स्टेशन में ट्राई करो। लेकिन कहाँ रेडियो स्टेशन में, कहाँ, वो पॉसिबल नहीं है, और छोटा बच्चा वो क्या रेडियो स्टेशन में गाएगा। तो उस समय मैंने हारमोनियम खरीदा है, और वो हारमोनियम आज भी मेरे पास है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, वो हारमोनियम हमेशा मेरे साथ रहा है, और आज भी उसमें मैं रियाज करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं बहुत सारे गुरुओं से सीखा, कंटिन्यूसली तो नहीं सीख पाया, तभी लेकिन बहुत सारे गुरुओं से ये गुड विशेष है आपके लिए कि आप सिंगर की दुनिया में, आप वैसे इनबिल्ट तो है, बीज तो पड़ा हुआ है,
आगे भी सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप मैंने आगे बढ़ेंगे। एक बैंड भी बनाया है अपने कुछ सिंगर फ्रेंड्स के साथ मिल करके। तो उसका मैं अभी शोज हमने करना शुरू कर दिए हैं। जस्ट अभी 2-3 महीने 3-4 साल लगे मुझे बैंड बनाने में, क्योंकि कभी कुछ सिंगर्स आ रहे हैं, कभी चले जाते हैं, कभी वो बिजी है, कुछ अपना एल्बम्स करने वाले लोग हैं, कभी आउट ऑफ मुंबई चले गए, तो टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम अगर आप अच्छा ग्रुप बनाना है। बराबर। मनोज भैया भी हम ब्रह्मा कुमारीज में आप आए हैं, हेडक्वार्टर में हैं, पहली बार ही आना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की अनुभव के आधार पर बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, उनको एक मैसेज के तौर पे, संदेश के तौर पे कुछ अनुभूतियाँ शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत सुंदर अनुभव आपने किया है जीवन की इस यात्रा में, बचपन से लेकर अभी तक प्रोफेशनल लाइफ ही आपका रहा है। तो कुछ 2-3 ऐसा टिप्स जो आप अपने लिए भी सोचते हैं कि ऐसा मैं सोचता हूँ जिसके वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, कुछ ऐसी 2-3 टिप्स। मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊंगा, लोगों को कहना चाहूँगा कि जो जुड़ चुके हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और जो जुड़ रहे हैं, जैसे आई एम वन ऑफ देम, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहिए। इट्स एन एक्सपीरियंस, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है सही आपका। और यहाँ के जो सेशंस आप जो लेते हैं, उनको सुनते हैं, इतनी आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और अब ब्रह्मा बाबा के बारे में जान करके, उनके बारे में, उनकी सारी चीज़ें, उनके बारे में जान करके कैसे उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके किस मुकाम पे पहुँचे, और कितने लोगों को, लाखों लोगों को मोटिवेट किया उन्होंने, लाखों लोगों को। आज ब्रह्मा कुमारी इतनी बड़ी संस्था है, आई बिलीव अब्रॉड भी है ना, 140 कंट्रीज में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं, ज़रूर जुड़ना चाहिए, आपका लाइफ चेंज होगा। बहुत अच्छा लगा मनोज भैया आपसे बातचीत करके, और समय कह रहा है यहीं थोड़ी सी रुक जाओ, फिर आगे मुलाकात कीजिएगा। इट्स माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और लोगों तक मुझे पहुंचाया, और थैंक यू सो मच। मनोज जी, आप यहाँ आए, हमारे शो में बहुत सुंदर सुंदर बातें शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच यहाँ मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना मनोज भैया की वो बहुत ही सुंदर अनुभव युक्त बातें। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं सभी के जीवन में, लेकिन उस उतार चढ़ाव में सीखना और आगे बढ़ना, यही जीवन है। जीवन में कई बार ऐसे परिस्थितियाँ आती जहाँ हम गिर जाते हैं, थोड़ा सा ठोकर भी लगती है, लेकिन गिरना या ठोकर लगना उतनी बुरी बात नहीं है जितना ठोकर लगने के बाद ना उठ पाना। उठ जाते हैं और आगे बढ़ना, यही जीवन है। आप भी अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप उलझे हुए हों, तो आप घबराइए मत, उसका समाधान भी है। ढूंढिए समाधान, और वो समाधान है आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना, सबसे मुख्य समाधान है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।